गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कई दिनों बाद वीडियो बनाने चल रहा हूँ। रीज़न है कि ठंडक की वजह से स्कूल का टाइम चेंज हो गया, जिससे हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। और हमने कहा था कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड और मीटर ब्रिज से रिलेटेड, या ये भी कह लें व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और वो डायरेक्टली उठा करके व्हीटस्टोन ब्रिज ही यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें सर्किट को पहले क्लियरली देखना चाहिए कि दिया क्या गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, लाइक हमने व्हीटस्टोन ब्रिज ही यहाँ पर बना दिया इसको। ठीक, और इसमें ए बी सी डी में 4 रजिस्टर भी हैं, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, लेकिन ये 1 ओम नहीं है, 1.5 ओम है। ठीक है, अब होता क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तब हम यूज करते हैं जब इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब P/Q बिकम इक्वल टू R/S अगर इक्वल होता है तभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर करते हैं। और वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब ये बीच वाला रजिस्टर काम नहीं करता है, तब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये जो करंट यहाँ से आ रही सेल से जैसे इधर आएगी इधर निकल जाएगी, एक पार्ट इधर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। 1/1.5 मतलब 2/3 रेशियो इसका हो जाएगा, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी एंड आल्सो कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर इसमें यूज किए गए हैं सब में करंट भी फाइंड करना है। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट को कंसीडर करने लगते हैं, तो आई ले लिए, इसमें I1 ले लें, इसमें I2 ले लें, I3 ले लें, I4 ले लें। अगर ऐसे मानते चले जाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हो जाएंगे। जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन बनने के लिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा कंसीडर करते समय माइंड में रखना चाहिए कि कम से कम वेरिएबल हो। इसके लिए हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं, जंक्शन लॉ। अब जैसे मैं यहाँ पर करंट I लिया, ये है सेल से करंट को होने वाला क्या है I, इधर में कंसीडर कर लिया I1 है, इधर हम I2 क्यों कंसीडर करें? भाई अगर I1 इधर है तो जो बचा हुआ करंट होगा वही इधर फ्लो होगा। बचा कितना? I-I1। I1 उधर चला गया, I-I1 ये इधर आया करंट। ठीक है, अब ये I1 करंट को जब यहाँ पर पहुंचेगा जंक्शन B पर, और ये करंट जंक्शन B पर पहुंचेगा, या तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा करंट ये वाला, या तो यहाँ पर ब्रेक होगा। तो हमारे लिए आसानी ये है कि इनको ब्रेक कर दें, ये जो I1 करंट है, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान है। और बाकी करंट B से D की तरफ फ्लो होगा या D से D की तरफ फ्लो होगा, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। हमें तो यहाँ पर कंसीडर ही करना है। तो हमने क्या किया, I1 करंट का एक पार्ट I2 इधर ले लिया, तो जो बचा करंट I1 का जो बचा करंट मतलब क्या हो जाएगा, I1 - I2 इधर से फ्लो होगा। क्लियर हो गया? अभी I2 करंट इस जंक्शन की तरफ आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों करंट मिलेंगे तब क्या होगा देखिए, तो I - I1 इधर से आ रहा, I1 - I2 इधर से आ रहा, जंक्शन रूल अप्लाई करें, दोनों जोड़ दें। जब जैसे दोनों ऐड करेंगे कि I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर I - I2। अब वो करंट I - I2 इधर फ्लो होगा, और I2 करंट देखो इधर से आ रहा है। जब जंक्शन C पर मिलेगा फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे तो I2 कैंसिल हो जाएगी, करंट I इधर से इंटर किया तो इधर से एग्जिस्ट हो गया, इस तरीके से फ्लो हो गया। क्लियर? अब इसमें हमें किरचॉफ का क्लोज्ड लूप लॉ यूज करना होगा। ठीक, तो क्लोज्ड लूप लॉ यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे हमारे लूप्स हैं। एक ABD है, एक CBD है, एक ABCD है और एक ABCEA है।
क्योंकि हमारे पास देखें कि यहाँ 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि ये पार्ट नहीं देता है, ये वाला कहा देता है नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हमें ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। बस यहाँ जो E इक्वल टू वोल्ट दिया है हम E को E ही रहने देंगे, तो इससे उसके हेल्प से इसका नेट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चलो क्लोज लूप पहले लेते हैं। क्लोज लूप ABD अब हम A से चल रहे हैं। हमेशा जब किरचॉफ लॉ यूज करें तो इजीली सॉल्व करने के लिए हम जिधर चल रहे हैं अगर उधर करंट भी जा रही है तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट में जा रही है तो नेगेटिव। अगर सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पड़ता है जिधर हम चल रहे हैं तो EMF की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो EMF की वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक, ये इतना माइंड रखें। बाकी इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो किरचॉफ लॉ से रिलेटेड होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इधर चल रहा है A से B की तरफ, तो करंट I1 है और किरचॉफ लॉ का तुम लोग को याद हो तो सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। तो यहाँ पर I इंटू R का मल्टीप्लाई करें तो I1 इंटू 1 ये हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे इधर करंट भी हमारा इधर ही आ रहा 1 होने यहाँ पर भी है प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 कर दे। ठीक, A से B पर गए, B से D पर गए और फिर D से A पर जाएंगे, DA। अब D से A जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, हम जा रहे हैं D से A, करंट आ रही है से D, इसलिए यहाँ पर लेंगे माइनस और बाकी हमें वही करना है I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 1। इस पूरे लूप में हम घूम कर लौट आए, कहीं पर सेल नहीं मिला तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा I1 प्लस I1 माइनस I2 माइनस I प्लस I1 साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो I1 और I1 3I1 हो गया माइनस I2 हो गया और इसको हम इक्वल टू I कर दे, देखा जाए कैसे जरूरत हो कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है। अब ऐसे ही क्लोज लूप BCDB में चले, BCDB जब ये लेंगे तो B से C में देखें करंट I2 आ रहा है, इसका रजिस्टर 1 है। C से D भी चले तो उल्टा हो गया, C से D हम जा रहे हैं, करंट D से C आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे। क्या हो जाएगा माइनस I माइनस I2 इंटू 1.5, ये रजिस्टर 1.5 है। ठीक है। अब D से D चल रहे हैं, यहाँ पर भी उल्टा हो जा रहा है। जब D से B चलेंगे तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 1 और इसमें भी कोई सेल नहीं है, इक्वल टू यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है। और इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये I2 माइनस 1.5 I प्लस 1.5 I2। ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक करेंगे माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I2 इज इक्वल टू 0। और देखो I2
पहले हम I1 को ही ले लेते हैं माइनस I1 और फिर I2 अलग लेते हैं तो I2 2I2 1.5 I2 मतलब ये हो जाएगा प्लस 3.5 I2। ठीक है 1.5 I2 और I2 तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया, इसको हम इधर ले चले जाएं तो ये हो गया 1.5 I। ठीक है ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर। अब देखें हम कुछ ऐसा भी करें कि ये EMF भी इंक्लूड हो जाए, एक ऐसा क्लोज लूप ले लें तब तो हम सब सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम अब ये ले रहे हैं इन क्लोज लूप A D C E A B C E A ये हमने लूप ले लिया। अब इसमें लूप ला यूज करते हैं, हम A से चल रहे हैं A से D की तरफ और इसमें 1 ओम है, ये क्या हो जाएगा I माइनस I1 इंटू 1। ठीक इधर चल रहे हैं करंट भी इधर ही है तो ये हो जाएगा I माइनस I2 इंटू 1.5। अब इधर चले जाएं कुछ मिला सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड मिला इसलिए इसको हम माइनस में लिखते हैं 2। फिर हम E पर पहुंच गए, आगे कुछ नहीं है, इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा I माइनस I1 प्लस 1.5 I 1.5 I माइनस 1.5 I2 इज इक्वल टू हम 2 कहते हैं। तो I प्लस 1.5 I ये हो जाएगा 2.5 I माइनस I1 और माइनस 1.5 I2 इज इक्वल टू 2। ठीक ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये जो 3 इक्वेशन हैं इनको सॉल्व कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा भी। ठीक अब क्या करें, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करें केवल 2 ही वेरिएबल बचे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो कहाँ सॉल्व हो पाएगा। ठीक है इसके लिए हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I की वैल्यू सेकेंड में रख दें और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I की वैल्यू थर्ड में रख दें तो हमारे पास क्या बचेगा 2 वेरिएबल बचेगा और ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक तो हम क्या कहें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of I from 1 in equation second। जब सेकंड पुट करेंगे I की वैल्यू तो तुम्हारे पास माइनस I1 है, माइनस I1 प्लस 3.5 I2 इज इक्वल टू 1.5 और यहाँ पर I की वैल्यू है 3I1 माइनस I2, 3I1 माइनस I2। ठीक है माइनस I1 प्लस 3.5 I2 इज इक्वल टू 4.5 I1 माइनस 1.5 I2। ठीक I1 वाले टर्म को एक तरफ कर दें ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस 4.5 I1 और I2 वाले टर्म को दूसरी तरफ कर दें तो माइनस 3.5 I2 और ये माइनस में तो ऑलरेडी है 1.5 I2। ठीक अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 4.5 और 1
ये हो जाएगा 5.5 I1 माइनस का, और ये भी हो जाएगा 5 माइनस 5 I2, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ से एक रिलेशन ये भी निकाल रखें, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.5/5 I1। इट मीन्स I2 इज इक्वल टू हो गया 1.1 I1। इक्वेशन कर लो ये 4, ठीक है। अब हम क्या करें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम 1 इन थर्ड से थर्ड में पुट करेंगे, ये है 2.5 I, और I की जगह पर हम देखो यहाँ पर I है तो I की जगह पुट कर दें 3I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस 1.5 I2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये हो जाएगा, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75 मतलब 7.5 I1 माइनस 2.5 I2 माइनस I1 माइनस 1.5 I2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये I1 इससे माइनस होगा, 7.5 से 1 I1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6.5 I1, और ये ऐड होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस 4 2.5 एंड 1.5 तो 4 I2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये इक्वेशन हमारे पास हो गया 5। अब I2 की वैल्यू 4 से रखते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 को देखेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर दे I2 की जगह पर, तो जाएगा 6.5 I1 माइनस 4 इंटू I2 की वैल्यू है 1.1 I1 इज इक्वल टू 2। 6.5 I1 माइनस 4.4 I1 इज इक्वल टू 2। अब 6.4 से 4.4 अगर हम माइनस करते हैं तो 2.1 आता है, ठीक है। ये हो गया 2.1 I1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2.1, या हम इसी लिख सकते हैं 20/21 एम्पियर। I1 हो गया। अब 4 में I1 की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 4, जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 क्या होगा 1.1 इंटू 20/21, और ये I2 जो आ जाएगा ये 22/21 एम्पियर। ठीक। अब I की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में हम I1 और I2 वैल्यू पुट कर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 और I1 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो यह आया है 20/21 माइनस I2, और ये है 22/21 इज इक्वल टू I ही हमें यहाँ फाइंड करना है। तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 22, और 60 माइनस 22 करेंगे तो 38 आएगा। 38/22 एम्पियर हो गया कौन, ये करंट I हो गया। ठीक है। अब सारे करंट तो हमें पता चल गया, I1 पता चल गया। अब AB में आंसर लिखना शुरू करें। इन AB
इन ए बी कितना करंट है, I1 है, और ये आंसर तुम्हारा आया है 20/21 एम्पियर। ठीक, BC, इन BC में I2 है, और I2 जो आया 22/21 एम्पियर। ठीक, अब उसके बाद अगर हम BD में देखें, इन BD जो है वो I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2, और I1 जो है हमारे पास 20/21 है, माइनस 22/21 मतलब -2/21 एम्पियर हो गया। अब इस माइनस साइन क्या बता रहा है कि करंट जो होगा वो B से D नहीं बल्कि D से B की तरफ फ्लो होगा, ये माइनस साइन बता रहा है। ABD हो गया। अब अगर हम AD में देखें, इन AD में अगर देखेंगे तो I माइनस I1 है, और I कितना है 38/22 माइनस 22 नहीं है, ये 21 है, तो 21 और 38 माइनस 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 18/21, मतलब 3 6 जा 18, 3 7 जा एम्पियर। AD में आ गया। DC में करंट क्या होगा, इन DC देखें तो DC में करंट जो है वो I माइनस I2 है, और I 38/21 है, और I2 जो है वो हमारे पास आया था 22/21, और ये हो जाएगा 16/21 एम्पियर। और I तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं, सारी करंट हमें सारे ब्रांच में कितने करंट होंगे ये पता चल जाए। और जैसे BD में पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब अगर हमें BD फाइंड करना है तो BD में करंट कितना है भाई, I1 माइनस I2 इंटू इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और I1 माइनस I2 मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अभी हमने कहीं निकाला था या फिर भी लिख देते हैं 20/21 माइनस 22/21 इंटू 1 मतलब -2/21 वोल्ट। माइनस का मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल अगर D से B चलेंगे तो 2/21 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम इसके सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन था जो तुम लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।